हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सी यू बीकम थर्ड सेम जो एईसी का पेपर है, उसमें 4 कविताएं दी गई थी, जिसमें हम लोगों ने 3 कविताओं को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आज हम आप लोगों के अंतिम कविता के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है हो गई है पीर पर्वत सी। ये कविता जो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो क्लास 12 में पढ़े होंगे, यह कविता आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से क्लास 12 पास किए हैं तो आइए उस कविता को एक बार फिर से पढ़ने का मौका मिला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कविता के जो लेखक हैं, यानी कि जो कवि हैं, वो हैं दुष्यंत कुमार। इसे कविता कहना पूरी तरह से उचित नहीं, यह एक गजल है। गजल गजल वह विधा है जिसको गाया जाता है। तो एक प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार जी द्वारा यह लिखित एक गजल है। इसका इन डेप्थ मीनिंग हम सभी को जानना बहुत जरूरी है आज के वर्तमान समाज में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दुष्यंत कुमार कौन थे, उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो दुष्यंत कुमार एक साहित्यकार, गजलकार, एक महान कवि के होने के साथ साथ एक शायर भी थे। तो दुष्यंत कुमार का अगर शायरियों में बात किया जाए, यह भी जो कविता है यह गजल है। तो दुष्यंत कुमार जी का परिचय मैं आपको कुछ इस प्रकार से दूं। दुष्यंत कुमार कहते हैं, रहनुमाओं के अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यार। रहनुमाओं के अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि तबीयत, यानी कि मन से अगर एक पत्थर आसमान की तरफ आप उछालेंगे तो आप आकाश में भी सुराख कर सकते हैं। ऐसा मानना है दुष्यंत कुमार जी का। पूरा मोटिवेशन इसको पढ़ करके मिलता है। अब आइए दुष्यंत कुमार का यह गजल, गजल क्या है? गजल वह है जिसमें हुस्न, इश्क, मासूका की खूबसूरती का जिक्र होता हो। पहले के समय में, यानी कि पुराने समाज में, गजल की परिभाषा लोगों के मानसिक दिमाग में, यानी कि मानसिकता में यहीं तक सीमित थी। लेकिन गजल की परिभाषा यहीं तक सिमट कर रह जाती अगर विदुर की नगरी बिजनौर में दुष्यंत कुमार का जन्म ना हुआ होता। बिजनौर उत्तर प्रदेश, मेरठ से जस्ट सटा हुआ है। और आप लोग नजीबाबाद, ये सब एरिया जो बिजनौर का एरिया है, वहीं पर दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ था। दुष्यंत कुमार के गजलों को पढ़ करके नाकाम आशिक और शराबी जैसे लोग बागी और इनकलाबी हो गए। देश प्रेम की भावना उनके अंदर जाग उठी। वो थे दुष्यंत कुमार, जिनकी कविताओं को पढ़ करके लोगों के अंदर देशभक्ति जाग उठता था। वो थे दुष्यंत कुमार। आइए अब हम लोग इस कविता की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, और उसके बाद पृष्ठभूमि को जान लेना जरूरी है, इसके बाद हम कविता को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारा देश भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और स्वतंत्रता के साथ हमारे देश के जो नेता थे, हमारे अपने देश के जो नेता थे, उन्होंने यह वादा किया था कि अगर हम सभी लोग मिलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ते हैं और अंग्रेजों से जब हमें आजादी मिलेगी, इसके बाद हमारा स्वतंत्र सत्ता इस देश में कायम होगा। और उस समय जब हमारी सत्ता आएगी, यानी कि हमारी सरकार आएगी, हमारी अपनी सरकार आएगी, तो उस समय लोगों को हर तरह की साधन, सुख सुविधा, भौतिक सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसे जो रहने के लिए जिनके पास घर नहीं उनको घर मिलेगा, जिसके पास भोजन नहीं उनको भोजन मिलेगा, वस्त्र नहीं है वस्त्र मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेंगी, तरह तरह की चीजें, चिकित्सा व्यवस्था मिलेंगी। ये नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं ने वादे किए थे। लेकिन लोगों को यह उम्मीद था कि यह सब कुछ होगा उनके जीवन में, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन स्वतंत्रता के बाद देखने मिलेगा। लेकिन इंतजार की एक सीमा होती है। स्वतंत्रता के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन लोगों से किए गए वादे नेताओं ने पूरे नहीं किए। लोग, जो नेता अपने वादे किए थे उस पर वो अमल कर रहे थे, लेकिन उनका अमल करना, यानी कि उस पर वो काम करना एकदम नाम मात्र का, यानी कि ना के बराबर था।
तो इस प्रकार लोगों का अंदर का जो सब्र का बांध है नेताओं के प्रति, वह धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक दिन सब्र का बांध जो है ये हुंकार बन करके आंदोलन और लोगों की जन आंदोलन यानी कि जनता की आवाज बन करके उभर गई। वही जनता की आवाज को दुष्यंत कुमार जी ने हो गई है पीर पर्वत सी कविता के माध्यम से हम लोगों के बीच लाया है। यह कविता एक पूरा भरा पड़ा आंदोलन है, ये हुंकार है सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। जो नेता हमारे जीवन को बदलने की बात करते हैं लेकिन वो पहले अपने ही जीवन को बदलने में लग जाते हैं, उनके खिलाफ यह आवाज है। तो आइए अब बिना देर करते हुए हम लोग इस कविता को समझते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। देखिए, दुष्यंत कुमार जी कविता में कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। पीर, पीर अर्थात दुख, दुख तकलीफ, दुख कष्ट, यानी कि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि देश के जनता के यानी कि देश का जो जनता है, देश का जो आम आदमी है, उसके जीवन में पीर, पीर अर्थात दुख कष्ट पीड़ा अब पहाड़ यानी कि बड़े से पर्वत के समान हो गया है। देश की जनता का दुख दर्द अब देखने लायक असहाय हो चुका है, इतना विशाल पहाड़ के समान खड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके नेताओं द्वारा किए गए वादे के उम्मीद में वो बैठे हैं और वो उम्मीद पूरा नहीं की जा रही है। लोगों ने एक साथ मिलकर देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया लेकिन उसका कोई भी फायदा उन्हें न मिला। तो वही बोल रहे हैं कि यह देश का जो जन साधारण है उनका जीवन में दुख पीड़ा कष्ट व्यथा यानी कि पीर दुख पीड़ा कष्ट व्यथा एक पर्वत के समान उनके सामने खड़ा हो चुका है। उसे क्या करनी चाहिए? पिघलनी चाहिए। अर्थात पिघलने का अर्थात है कि उसका समस्या का समाधान निकलना चाहिए। देश के जन साधारण की जो समस्याएं हैं उसे आप क्या कीजिए? उसका समाधान कीजिए। तो वही कवि कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। अर्थात लोगों को से वह कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ, अब आप अपने दुखों कष्टों को मिटाने के लिए अपने आवाज में हुंकार भरिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिमालय अर्थात दुख का जो तुलना है, दुष्यंत कुमार जी ने जन साधारण के दुख तकलीफ का तुलना हिमालय जैसे पर्वत से किया है। हिमालय पहाड़ यानी कि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि जन साधारण का दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट पर्वत के समान उनके जीवन में खड़ा हो चुका है। अब वो असहाय हो चुका है, अब उसे बर्दाश्त करने लायक लोगों के अंदर क्षमता नहीं रह गई। यानी कि ऐसे दुख ऐसी समस्याओं का जिस प्रकार से हिमालय से गंगा निकल करके सबको पवित्र करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, उसी प्रकार हमें इस समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए जिससे लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। इस लाइन का मतलब दुष्यंत कुमार जी ने इसी अंदाज में व्यक्त किया है। आइए आगे देखते हैं। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। आज यह दीवार कहने का मतलब दुष्यंत कुमार जी का, जो नेताओं ने जो वादे किए थे कि जन साधारण के प्रति उन्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छे भोजन मिलेंगे, रहने को घर मिलेगा, चिकित्सा व्यवस्था मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी। नेता क्या करते हैं? नेता तो यही कहते हैं लेकिन वह करते नहीं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर। तो वही दुष्यंत कुमार जी अगली लाइन में कहते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। अर्थात वो नेता जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, ऐसा नहीं है कि वो अपने वादों पर काम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किया गया जो काम है वह ना के बराबर है। यानी कि उनका करना ना करना बिल्कुल बराबर है। आज यह दीवार, दीवार अर्थात शासन व्यवस्था, आज की जो शासन व्यवस्था है पर्दों की तरह हिलने लगी है। पर्दा कैसे धीरे धीरे हिलता है, तो वही धीरे धीरे ही आज की शासन व्यवस्था नेताओं के हाथ में है और वह बहुत ही धीरे धीरे काम कर रही है। अर्थात लोगों के जीवन में जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों को इतनी धीमी गति से पूरा किया जा रहा है कि वह मतलब कामयाब नहीं है। अर्थात वह जो है इतना सफल होने लायक नहीं, उतना सफल नहीं है। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए।
जबकि उन्होंने तो वादे किए थे, उन्होंने शर्त रखे थे कि यह बुनियाद अर्थात लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लोग अंग्रेजी सरकार के चंगुल से निकल करके जब स्वतंत्रता की खुली हवाओं में सांस लेंगे तो उन्हें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। उनके रहन सहन से लेकर हर तरह का चीज में आमूल चूल परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेताओं ने जो वादे किए थे कि आपकी बुनियाद बुनियाद अर्थात नींव, आपकी पूरा दीन दशा को बदल दिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा किया गया प्रयास पर्दों की तरह अर्थात बहुत ही धीमी गति से है, जिसका कोई जमीन पर यानी कि ग्राउंड जीरो पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। तब इसीलिए दुष्यंत कुमार जी आगे और बढ़ते हैं और आगे विद्रोहात्मक स्वर और लोगों को आंदोलन के लिए आह्वान करते हैं और क्या कहते हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अर्थात दुष्यंत कुमार कहते हैं हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अगर आपको आपकी जो अधिकार है वो नहीं मिल रहे हैं तो आप सड़कों पर आइए। आप अगर गली में रहते हैं तो उस गली में निकलिए, आप शहर में रहते हैं तो नगर में निकलिए और गांव में, आप जहां हैं वहीं से विरोध की आवाज उठाइए। हाथ लहराते, हाथ लहराने का अर्थ है आवाज उठाना। जब आवाज उठाते हैं देखेंगे आप लोग रैली वगैरह में आवाज हाथ उठा कैसे, तो ये हाथ लहराते हुए, हाथ आपको लहराने पड़ेंगे। आपको अपने अधिकारों के लिए स्वयं ही लड़ना होगा। आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना होगा। दुष्यंत कुमार जी की एक लाइन है, मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। अर्थात आपके पांव का जो कांटा है आप ही से निकलेगा। तो इसीलिए दुष्यंत कुमार जी ने आंदोलन की आवाज बुलंद की है और कहते हैं हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में जो जहां है वहीं से आंदोलन की आवाज, विद्रोह की आवाज और नेताओं के प्रति विद्रोह करे, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश का तात्पर्य वो लोग जो नेताओं के सुख सुविधाओं से वंचित हैं, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधाओं से वंचित होकर के कुपोषण के शिकार हो गए हैं, अर्थात वो सूखी हड्डी के समान हो गए हैं, लाश के समान हो गए हैं, तो उन्हें भी, जो चल फिर नहीं सकते, पड़े हुए हैं, उन्हें वहीं पर पड़े पड़े ही अपने लिए, अपने तरफ से आवाज बुलंद करना चाहिए सरकार और सत्ता के खिलाफ, सियासत के खिलाफ। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। आगे अब आप लोगों को कुछ बताएं कि जब आप ऐसा करेंगे समाज में, तो समाज में कई तरह के लोग होते हैं। आप लोग देखेंगे सरकार के पक्ष में कई तरह के जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया हैं, वो कुछ लोग सरकार के पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग सरकार के विपक्ष में बोलते हैं। उसी तरह से कुछ लोग नेता के पक्ष में रहते हैं, कुछ लोग नेताओं के विपक्ष में। तो आप अगर ऐसा करेंगे, लोगों को आवाज उठाएंगे, उनके अधिकारों के लिए उनको जगाएंगे, तो हो सके लोग आपको टारगेट करें। तो उनके लिए अगली लाइन दुष्यंत कुमार जी ने कही है, जो आपको टारगेट करेंगे। ऐसा होता है आज के वर्तमान समाज में भी। आप लोगों को जागरूक कीजिए, नेताओं के अधिकारों के खिलाफ उन्हें आवाज उठाने कहिए, तो कुछ लोग आपको टारगेट करेंगे। लोग कहते हैं कि अरे ये नेता बनना चाहता है, वाहवाही लूटना चाहता है, इस तरह की बातें। तो उनके लिए दुष्यंत कुमार जी ने कही है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। यानी कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैं हंगामा खड़ा कर रहा हूं, मैं लोगों को भड़का रहा हूं, अराजकता फैला रहा हूं, चारों तरफ मैं विद्रोह की आवाज, विद्रोह की चिंगारी भड़का रहा हूं, तो भाई ऐसा नहीं है। मेरा मकसद यानी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। यानी कि मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत अर्थात पूरा दीन दशा बदलना चाहिए, जो आपने वादे किए थे लोगों से। तो सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। भाई मैं वाहवाही नहीं चाहता, मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता, मेरी कोशिश बस ये है कि लोगों के जीवन में सुधार आए। जो लोग, जो आम जनता जो त्रस्त है, उनके जीवन में सुधार आए। इसीलिए मैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलने का तात्पर्य यहाँ पर अगर पूछा जाए तो व्यवस्था में बदलाव, जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था है उसमें बदलाव करने से।
मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही। अगली पंक्ति में कहते हैं, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अर्थात दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मेरे सीने में ना सही, जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि आप नेता बनना चाहते हैं, वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये काम करते हैं, हम हट जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम हट जाते हैं, मेरे सीने में ना सही आप ही के सीने में सही, यानी कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही। आपको ही, अगर हमको लग रहा है कि आप हम वाहवाही लूटना चाहते हैं तो कर रहे हैं, तो आप हम हट जा रहे हैं। आप ही लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिखाइए, आवाज बुलंद करना सिखाइए। तो वही कहते हैं, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, विद्रोह की आग, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। चाहे हम आवाज उठाएं नेताओं के खिलाफ, चाहे आप उठाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, सबके मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो यह था दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित हो गई पीर पर्वत सी कविता या गजल। यह कहाँ से लिया गया है तो मैं आपको बताऊं, दुष्यंत कुमार जी का एक रचना है साए में धूप। साए में धूप पूरा भरा पड़ा आंदोलन का एक संग्रह है। उसमें आप पढ़ेंगे अगर, तो नेताओं के बारे में ही अधिक लिखा गया है, नेताओं का आलोचना किया गया है, देश की सरकारी तंत्र व्यवस्था का आलोचना किया गया है। साए में धूप में कई सारी कविताएं हैं, जिसमें एक हो गई पीर पर्वत सी भी कविता है। जैसे एक कविता है, मुझे याद आता है, मैं आपको दो लाइन सुनाऊं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो इसका मतलब है कि कहाँ तो तय था, आजादी के समय तय था चिराग, चिराग अर्थात रोशनी, रोशनी कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, प्रत्येक देश के जनता के घर में रोशनी फैलेगी आजादी के समय। कहाँ तो तय था चिरागा हर, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं। और जब बाद में आजादी के बाद पता चला कि पूरा शहर में ही रोशनी नहीं है, क्या लोगों के घर में रहेगा। यही चीज है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, अर्थात जो बड़े बड़े पेड़ है, पेड़ दरख्त मतलब पेड़, यानी कि वो नेता, बड़े बड़े नेता, उनके अंडर में रहने वालों को भी जान का खतरा होता है, साये में धूप लगती है, उन्हें भी चैन नहीं है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, तो यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। यह कविता है, और भी आगे इतना नहीं, हम लोग हो गई पीर परोसी कविता को जानते हैं। तो यह थे दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार आज के समय में भी जब जब सियासत इंसानियत के सीने पर कदम रखने का कोशिश करता है, तो इंसान के मुंह से, बागी मुंह से जुबान जब खुलते हैं, तो केवल दुष्यंत कुमार ही याद आते हैं और उनकी यह कविता याद आती है, हो गई है पीर पर्वत सी। आप देखेंगे कहीं भी आंदोलन होगा तो इस कविता का अधिक जिक्र किया जाता है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, क्यों सजाई है ये चंदन की चिता मेरे लिए, क्यों सजाई है ये चंदन की चिता मेरे लिए, मैं कोई जिस्म नहीं कि जलाओगे मुझे, राख बनकर, राख बनकर बिखर जाऊंगा चारों तरफ, राख बनकर बिखर जाऊंगा चारों तरफ, तुम जहां खाओगे ठोकर वहां पाओगे मुझे। यह है दुष्यंत कुमार। आप जहां भी ठोकर खाइएगा नेताओं द्वारा, तो आपको केवल याद आएंगे दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार। तो यह थे दुष्यंत कुमार की कविता। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्प मिला हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं। आगे मैं ग्रामर का वीडियो लाने का कोशिश करूंगा, और लाइक करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।